तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो एमडीए की ऑक्शंस है रेजिडेंशियल प्लॉट्स पे, कमर्शियल प्लॉट पे भी मैक्सिमम सेम टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई होती है। और तो इसलिए रेजिडेंशियल के और कमर्शियल दोनों के ही लिए आप मानो इसको। और ये मेरे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं मैंने जिन पे हम डिस्कस करने वाले हैं, तो मैं एक बार जल्दी बता देता हूँ आपको, फिर उसके बाद थोड़ा डीपली बात करते हैं। तो ईएमपी क्या है, हमें मिनिमम अमाउंट पे करना होगा प्लॉट का, जो सर्कल रेट के अकॉर्डिंग जो भी वैल्यू बैठेगी ना। जैसे लेट सपोज प्लॉट की सर्कल रेट है 25,000 और 100 मीटर का प्लॉट है, तो ऐसे ही 25 लाख की वैल्यू होगी। 25 लाख का 10% हमें इस हिसाब से 2.5 लाख रुपये जमा करने पड़ेंगे एमडीए में, प्लस लगभग 1,000 रुपये के आसपास का फॉर्म है। तो फिर तभी आप एलिजिबल हो पाओगे एमडीए में उस प्लॉट पे बोली लगाने के लिए, जिस दिन बोली का दिन होगा। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये है कि भाई आपको 10% ईएमडी जमा करनी होगी। अब दूसरा होता है कि भाई ईएमपी पे, इसको ईएमपी बोलते हैं, ईएमडी बोल देते हैं। ठीक है, अब ये ईएमपी रिफंड, बाई चांस आपका प्लॉट, आप कोई हाईएस्ट बिडर नहीं होते, आप सबसे ज़्यादा बोली आपने नहीं लगाई है, तो आपका पैसा रिफंड हो जाएगा। ठीक है, बट इसमें एक क्या चाहिए कि रिफ़ंड तभी होगा जब आप हाईएस्ट बिडर नहीं होंगे। अगर जो आप हाईएस्ट बिडर होते हैं, मतलब आपने किसी प्लॉट पे सबसे ज़्यादा बोली लगाई है और आप उस प्लॉट को फिर सरेंडर कर रहे हो, तो उस केस में आपकी रिफ़ंड कुछ नहीं होगा। तो ये बड़ा ध्यान से देख लेना कि भाई आप जिस भी प्रॉपर्टी को ले रहे हो, तो उस प्रॉपर्टी के लिए पूरा अमाउंट है क्या आपके पास। अदरवाइज़ आप बाद में रिफ़ंड का एक्सपेक्ट करोगे एक बार हाईएस्ट बिडर बनने के बाद, तो फिर रिफ़ंड नहीं मिलेगा। जिस टाइम आपकी बोली ख़त्म हो जाएगी, तो उस टाइम आप हाईएस्ट बिडर नहीं होने चाहिए। अगर जो हाईएस्ट बिडर हो, फिर तो आप समझ लो रिफंड नहीं मिलने वाला, फिर आपको प्लॉट खरीदना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर आपका पैसा सरेंडर हो जाएगा, जब्त कर देगी एमडीए। और ये फ्री होल्ड, तो जितना भी तुम बोली लगाओगे, लेट सपोज तुमने 30,000 रुपये पे कोई बोली लगाई, ठीक है, और 100 मीटर का प्लॉट है, ठीक है, तो इसका हिसाब हो जाएगा कि 30 लाख आपको प्लॉट पड़ेगा, 30 लाख का। ठीक है, नहीं 30 लाख का नहीं पड़ेगा, 30 लाख में प्लस 12% की जीएसटी लगेगी। ठीक है, इतने का टोटल वैल्यू बनेगी प्लॉट की। अब इस पे 8% की लगेगी रजिस्ट्री। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका प्लॉट जो भी आपका बोली के टाइम पे वैल्यू रहेगी, उसका 20.96% ज़्यादा रहेगा। तो मतलब 30,000 का 120.96% कर लेना, इतना आपका टोटल वैल्यू पड़ेगा। तो ऐसा मत समझना कि आपने किसी की वैल्यू प्लॉट की 30,000 लगाई तो आपको प्लॉट 30,000 पड़ेगा, नहीं, 30,000 में नहीं पड़ेगा। ठीक है, उस पर एक्स्ट्रा फ्री होल्ड लगेगा, ये लिखा हुआ है बुकलेट में, पर लोगों ने मिस कर दिया था। पिछली बार 2024 की अक्टूबर वाली बोली में मेरे काफ़ी दोस्तों को नुकसान भी हुआ, जानने वालों को। उन्होंने फिर प्लॉट ज़्यादा महंगा लगा तो उन्होंने सरेंडर कर दिया, उनकी ईएमपी भी नहीं मिली, तो उन्हें कुछ पैसा नहीं मिला। आप फिर रजिस्ट्री करने जाते हो, बात आती है कि रजिस्ट्री क्या चीज़ है। रजिस्ट्री सर्कल रेट पे नहीं होगी, रजिस्ट्री होगी फिर जो टोटल अमाउंट बनेगा। टोटल अमाउंट किसका बनेगा, एमडीए का रेट का, जो आपका ऑक्शन का अमाउंट होता है, प्लस उस पर 12% का फ्री होल्ड, उन टोटल पे यूज़ करके 8% तुम्हारी रजिस्ट्री लगेगी। अब लेट सपोज सर्कल रेट है मान लो 25,000 का, ठीक है, आपने बोली लगाई 30,000 पे, 30,000 पे तुम्हें प्लॉट मिल गया। प्लॉट की 100 मीटर का प्लॉट है, उसकी कीमत होगी 30 लाख रुपये। ठीक है, 30 लाख पे रजिस्ट्री नहीं होगी, रजिस्ट्री होगी 30 का 12% लगाओगे, तो 30 का 12% मतलब 3,60,000 रुपये और लगेंगे। ठीक है, 3,60,000 रुपये लगेंगे, तो 33,60,000 रुपये पे आपकी 33,60,000 पे आपकी बोली और रजिस्ट्री होगी, इसके ऊपर 8% पे रजिस्ट्री होगी। ठीक है, तो इसलिए जो भी आपका बोली का रेट होगा, तो इसलिए ना लोग सोचते हैं बोली के रेट पे ही सब कुछ हो जाएगा, नहीं, उसके बाद भाई तुम समझ लेना तुम्हारा 20% इतना पैसा एक्स्ट्रा होगा खर्च, तभी तुम्हारे हाथ प्लॉट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलने वाला, नहीं तो तुम्हें सरेंडर करना पड़ेगा। इसलिए फिर सरेंडर में करोगे तुम्हारी ईएमडी रिफंड नहीं होगी। ठीक है, तो पहले ये सब कैलकुलेट कर लेना, तभी मिल पाएगा। अब आती है कि भाई रजिस्ट्री जिस टाइम आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे होंगे, उस टाइम जो एप्लीकेंट का नाम दिया होगा ना, रजिस्ट्री उसके नाम ही होगी। कोई तरीका नहीं है कि आप सोचो कि मैं प्लॉट बुक कर लेता हूँ फिर किसी दोबारा डायरेक्ट ही किसी को बेच दूँगा, डायरेक्ट ही नहीं बेच सकते, आपको रजिस्ट्री करानी ही पड़ेगी। आप लेट सपोज आपका नाम है अजय और आपने प्लॉट ले लिया हाईएस्ट बिडर बन के, आप सोचते हो डायरेक्ट मैं जाके अब किसी अंकित को बेच देता हूँ। ठीक है, तो अब अंकित को आप तभी बेच पाओगे जब आप 8% करके रजिस्ट्री करोगे। गवर्नमेंट तुम्हें ही देगी, एप्लीकेंट को ही देगी पहला चांस। उसके बाद एप्लीकेंट किसी को उसको रीसेल कर सकता है, डायरेक्टली रीसेल नहीं कर सकते, विदाउट रजिस्ट्री रीसेल नहीं पॉसिबल है। ठीक है, तो ये दोनों अमाउंट जो भी आपका ऑक्शन का अमाउंट होगा उस पर ऐड कर लेना। ठीक है,
तो लगभग इसलिए मैंने बोल रहा हूँ 20.96% ज़्यादा खर्च पड़ने वाला है, तभी आप एलिजिबल हो पाओगे उस प्लॉट को बेचने के लिए। तो इसलिए मार्केट, ठीक है, ये होगी। तो फिर चेक करो भाई मार्केट रेट क्या है ईच, और ये ईच प्लॉट का चेक करो। ज़रूरी नहीं है कि मान लो ये नेबरहुड पे डिपेंड करता है कि भाई चांस अब कोई किसी का प्लॉट है HIG में, HIG के सामने MIG है, ठीक है, यहाँ पे आपका प्लॉट 200 मीटर का है और यहाँ पे है 162 मीटर का, ठीक है, चलो कुछ अच्छी लोकेशन है। बट कहीं कहीं क्या हो रहा है, 200 मीटर के प्लॉट के सामने LIG है, ठीक है, तो भाई कोई नहीं होगा ना जहाँ पे MIG होगी, तो फ़र्क पड़ता है, मैटर्स करता है कि तुम्हारा नेबरहुड कैसा है। तो ऐसा नहीं है कि अगर जो मैं बोलूँ कि भाई किसी अच्छी कॉलोनी में, लेट सपोज पल्लवपुरम में, शरदापुरी में और डिफेंस में, किसी भी XYZ शताब्दी नगर किसी भी कॉलोनी में, अगर जो नेबरहुड अच्छा है और साफ़ सफाई है, अच्छे घर बने हुए हैं, इन सब चीज़ों का फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए जाने से पहले मान लो कि अगर जो आप 10, 20, 50 प्लॉट निकले हैं और तुम 5 प्लॉट के लिए इंटरेस्टेड हो, मतलब एक प्लॉट तुम सोच रहे हो पल्लवपुरम में मिल जाए, एक प्लॉट शताब्दी नगर में मिल जाए, कहीं भी सोच रहे हो तुम, ठीक है, तो तुम उस लोकेशन पे जाके विजिट करो, प्रॉपर्टी डीलर से बात करो, क्योंकि मैं देख रहा हूँ ऑक्शंस मार्केट रेट से करीबन 15-20 हज़ार रुपये ऊपर जा रही है। और फिर लोग सोच रहे हैं यार मार्केट में तो मुझे 15-20% अगर जो ऊपर जा रहा है तो मुझे 2 साल लगेंगे या 1 साल लगेगा वहाँ तक पहुँचने में, तो मुझे तो कोई बेनिफिट नहीं हो रहा। तो इसलिए तुम भाई सोच समझ के बोली लगाना, ऐसे कैलकुलेशन करके लगाना, ऐसे बोली लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो मैं तो चाहता हूँ कि आप मार्केट वैल्यू चेक करो। मार्केट वैल्यू चेक करने का तरीका यही है, प्रॉपर्टी डीलर के पास जाओ, एक प्रॉपर्टी डीलर 3-4 प्रॉपर्टी डीलर के पास जाओ, अपनी वैल्यू पता करो कि जहाँ भी प्लॉट है उसके आसपास के पूछो कि क्या रेट चल रहा है, ठीक है। और ये जरूर ध्यान देख लेना कि नेबरहुड कैसा है जिस प्लॉट को तुम टारगेट कर रहे हो। अगर नेबरहुड अच्छा नहीं है ना तो भाई बिल्कुल मत लेना, प्लॉट बिकने में दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि मेरठ न्यू टाउनशिप भी आने वाली है और आजकल लोकल जो बिल्डर्स हैं ना वो भी मेरठ में काफ़ी आ रहे हैं। तो इसलिए MDA ना कुछ MDA कॉलोनी अच्छी है, बट आजकल क्या हो गया है, MDA पहले जब हम जिस घर में रह रहे हो, हमने 25 साल पहले बनाया था MDA में, शरदापुरी में, तो आजकल क्या हो रहा है कि MDA लेके रेजिडेंशियल प्लॉट में लोग कमर्शियल काम कर दे रहे हैं, घरों के बाहर छज्जे निकाल दे रहे हैं, मतलब ठीक है, कोई जाके शिकायत करने के लिए किसी का इतना समय नहीं है कि जाके, आजकल जो भी घर बना हर आदमी घर के बाहर छज्जा बना रहा है, मतलब समझ नहीं आ रहा कि मतलब कॉलोनी की स्थिति मार दे रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए बहुत अच्छी अच्छी कॉलोनी है जो बिल्डर अपनी रेख देख में रखे हैं, उनमें जाके ले लो, मेरठ वन में ले लो, ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी कॉलोनी है अगर जो तुम्हें रहने के पर्पज़ से चाहिए। हालांकि अगर तुम्हें रेजिडेंशियल MDA भी अच्छा है, बट तुम ये मत सोचना कि भाई तुम्हें बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा तुम्हारा। हाँ, तुम्हें रहने के लिए लेना है तो बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत मिनिमल से चार्जेस लेते हैं, 1000-1200 रुपये के आसपास हाउस टैक्स जाता है साल का। और अब मैं पिछली 24 साल से, हम 25 साल से रह रहे हैं शरदापुरी फेज़ 2 में, और जब से हर 8 साल के अंदर अंदर नई रोड बन जाती है। आज भी कॉलोनी की रोड बिल्कुल बेहतरीन है, ठीक है, और बहुत मिनिमल से चार्जेस है गवर्नमेंट के, कॉलोनी अच्छी है, बट फिर वही मार्केट रेट से ऑक्शंस में 20-30% वैल्यू ज़्यादा जा रही है। तो इसलिए बिल्कुल भी मत सोचो कि भाई तुम बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा लोगे। प्रॉफिट अगर जो तुम सोच रहे हो तो 5 साल मिनिमम सोचो कि 5 साल बाद तुम अच्छा प्रॉफिट कमा पाओगे उस प्लॉट को लेने के बाद, ठीक है। तो ये मत सोचो कि 1 महीने के अंदर अंदर तुम सब कुछ निकाल दो, तुम्हारे अकाउंट में पैसे होने चाहिए उतने, फिर रजिस्ट्री करने में टाइम लग रहा है, कहीं कहीं नाली बनी नहीं हुई है, कहीं रोड बनी नहीं हुई है, ठीक है। तो मार्केट वैल्यू जरूर चेक करो और सारे प्लॉट्स की चेक करो, एक एक प्लॉट की आसपास, समझ रहे हो ना, कि पास में अगर जो 100 मीटर का प्लॉट है, 60 मीटर के प्लॉट सामने आ गए, बराबर तुम ले रहे हो 200 मीटर वाला, पर सामने वाली रोड पे 60 मीटर के प्लॉट है, तो भाई वैल्यू ऐसी घट गई। अब किसी के 200 मीटर के सामने 200 मीटर वाले प्लॉट है, रोड मिनिमम 18 मीटर की चौड़ी रोड है, 12 मीटर की रोड है, 9 मीटर की रोड है, ठीक है। अब क्या हुआ कि तुम्हारी भाई 100 मीटर का प्लॉट, 100 मान लो 120 मीटर का प्लॉट है, उसके सामने 60 मीटर के घर आ गए हैं, ठीक है। तो और एक 120 के सामने 120 वाले घर हैं, तो थोड़ा जब भी सही है, बट 120 के सामने अगर जो किसी के 60 मीटर वाले हैं तो ये अच्छा नहीं है इतना, मतलब। तो इसलिए लोकेशन पे जाके देख करो, मार्केट वैल्यू डिपेंड करती है इन सब चीज़ों पे, ठीक है। और एक इंटरेस्ट का भी पंगा है कि MDA बोलता है कि भाई अगर तुम 1 टाइम पेमेंट कर रहे हो सारे का तो ठीक है, अदरवाइज MDA 10.5 इंटरेस्ट लगा रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या है, जो इंटरेस्ट लगा रहा है ना वो रजिस्ट्री में, क्योंकि जो तुमने तो MDA को पे किया, तो MDA के लिए टोटल अमाउंट में ऐड हो जाता है वो, फिर MDA उस पर 8% रजिस्ट्री पे लेगा। अब लेट सपोज तुम्हें पड़ा 35 लाख का प्लॉट पड़ा था, 12%, वो 33,60,000 का प्लॉट पड़ा था। अब लेट सपोज तुम इसमें भाई उस पर कुछ इंटरेस्ट लेके तुमने 4-5 साल, 1 साल में दिया चलो तुमने, तो तुम्हारा प्लॉट लगभग तुमने 1 साल पैसा दिया तो तुम्हें 36 लाख के आसपास का मान लो प्लॉट पड़ गया। तो अब रजिस्ट्री 36% इसका 36 लाख का 8% पे होगी,
ये इंटरेस्ट को भी ना वो प्लॉट की वैल्यू में कंसिडर कर ले रहे हैं, तो इसलिए ये भी एक गलत चीज़ है। ठीक है, तो इस पे रजिस्ट्री होगी, तो ये भी चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, और फिर है गुड परचेज। अगर जो आप फुल पेमेंट है आपके पास बैंक अकाउंट में, तो ही मुझे लगता है ये सही। और एक तो ये तो है मतलब अच्छे रेट मिल रहा हो, रेट अच्छा हो। दूसरा कि तुम्हारे अकाउंट में फुल पेमेंट होना चाहिए। अगर तुम्हारे अकाउंट में फुल पेमेंट नहीं है तो समझ लो कि अच्छी कोई डील नहीं है, क्योंकि फिर तुम लेने जाओगे इंटरेस्ट पे और इन सब चीज़ों पे, तो इन सब चीज़ों पे लोगे ना तो तुम्हारी रजिस्ट्री की वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो अननेसेसरी कोई फ़ायदा नहीं है लेके। ठीक है, अब इसके आते हैं कि मैं पहले बता ही चुका हूँ, करंट रेट मैटर करता है, प्लॉट की लोकेशन और सेम कॉलोनी में डिफरेंट प्लॉट पे कोई प्लॉट मान लो अगर जो एमडीए की मार्केट वैल्यू है 60,000 कहीं, तो हो सकता है सेम कॉलोनी में मैं तो किसी प्लॉट 35,000 में लेना चाहूँगा। मैं लोकेशन पे डिपेंड करता है ना, बराबर में कौन रह रहा है, इन सब चीज़ों पे, तो इसलिए नेबरहुड बहुत मैटर करता है। इसलिए ज़रूर विजिट करो प्लॉट पे लेने से पहले। ठीक है, अब मैं ये इन्फॉर्मेशन शेयर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि भाई मैंने अभी वेद व्यासपुरी में 250 मीटर का प्लॉट लिया है अक्टूबर वाली ऑक्शन में, तो मुझे इसलिए सारे टर्म्स एंड कंडीशन पता है और मैंने लिया है। मैंने कोई सरेंडर नहीं किया, कुछ नहीं किया। मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं, उन्होंने सरेंडर कर दिए हैं और उनकी ईएमडी जब्त हो गई है। एक की तो 6.5 लाख रुपए की ईएमडी जब्त, तो एक की 1.5 लाख की जब्त हुई है, उसका 99 मीटर का प्लॉट था शताब्दी नगर में। एक की वेद व्यासपुरी में, एक की वेद व्यासपुरी सेक्टर 1 में जब्त हुई है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जी, अभी भी हम व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़े हुए हैं, तो सब क्या करें, कुछ पढ़े ही नहीं लोगों ने टर्म्स एंड कंडीशन। अब पैसे हैं नहीं इतने और उन्हें मार्केट रेट से 20-30% ज़्यादा भी लग रहा है, जो कि बात बिल्कुल सही है, तो वो सोच रहे हैं चलो ठीक है 1.5 लाख रुपये का नुकसान ही सही, एक का तो 6 लाख रुपये का नुकसान है। तो इसलिए आँख बंद करके मत लो। और मैं कोई प्रॉपर्टी डीलर नहीं हूँ, कोई एजेंट नहीं हूँ, मैं प्रोफेशन से एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ। ठीक है, और किसी को अगर जो कोई भी एडवाइस चाहिए, कोई सजेशन चाहिए, ठीक है, कमेंट्स में नीचे लिख दो। और यह मेरी वेबसाइट, मेरी ईमेल आईडी है adit.gulia@gmail.com। इस पर मुझे मेल लिख दो, मैं आपको ज़रूर टाइम मिलेगा तो ज़रूर सजेस्ट करूँगा। और कुछ इन्फॉर्मेशन और चाहिए तो ज़रूर कमेंट में लिख दो। बट ऐसे ही ब्लाइंडली कुछ मत प्लॉट लो, कहीं मत लो, कोई फ़ायदा नहीं है, नुकसान होगा आपका और कुछ नहीं होगा।